वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र का जो पर्दे के पीछे सारा कुछ जो चल रहा था वो अब सामने हो गया और देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में डोर आ गई है। अब वे प्रत्यंचा खींचे और जिस तरह के से उनको अब अपनी तीरंदाजी दिखानी है वो समय आ गया है। और इधर एक नाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी दोनों ही अब प्रसन्न मुद्रा में। थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है, तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला जैसा कहा गया है। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक हो गया और यही चिंता हम आप जैसे कई लोगों को थी कि जो कुछ भी हो अंततोगत्वा इसका पटाक्षेप सही संदर्भ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई नाराज होकर के बैठ जाए। खासतौर से एक नाथ जी जिनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, वे पहले सतारा चले गए, बाद में फिर वो ठाणे चले गए। ठाणे में फिर अस्पताल में भी उनका इलाज हुआ, जांच चली और अंततोगत्वा मुंबई आए और मुंबई में सब कुछ अब ठीक हो गया। और एक नाथ शिंदे जी के साथ में अजीत पवार जी और इन दोनों बंधुओं के साथ में देवेंद्र फडणवीस जी की ताजपोशी हो गई कह सकते हैं, या मुकुट रख दिया। अच्छी बात है कि कांटों का मुकुट नहीं है, ये कांटों का ताज जैसे कहते हैं वो न होकर के ये सुखद है, फूलों का है और फूलों में भी कमल के फूल का कह सकते हैं। ये एक सुखद परिप्रेक्ष्य सामने आया है। लेकिन जिस तरफ मेरी चिंता है या कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी सरकार, और सरकार जब मैं कह रहा हूँ तो देवेंद्र फडणवीस जी अकेले नहीं, अजीत पवार जी भी उसमें शामिल हो गए, एक नाथ शिंदे जी भी उसमें शामिल हो गए। इन तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के लिए। तो राजनीतिक ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं और तीनों मिल करके, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने तो अपने अपने अस्तित्व को, साथ ही अपने समझौते को, अपनी विनम्रता को, अपनी दूरदृष्टि को और किस तरीके से अन्य दलों के साथ मिलकर के काम करना सफलतापूर्वक, जिसमें जन कल्याण का भाव भी न टूटे, सनातन का जो प्रखर रूप है उसकी रक्षा हो सके और राष्ट्रवाद के साथ कोई समझौता न किया जाए। इन दोनों तीनों परिप्रेक्ष्य में देवेंद्र फडणवीस जी सफल साबित हुए हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में। अब जो समय आया है वो समय, देखिए चुनाव अपने तरीके से सब हुआ गया सारा। अभी जैसे मीडिया में और अन्य जगह पर 3 मंत्रालय प्रमुख होते हैं, सारे लोग जानते हैं। 3 मंत्रालय जो राजनीति के लोग हैं या जो सरकारें चलाते हैं और सरकारों में जाते हैं उनको पता है कि 3 मंत्रालय महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे प्रमुख होता है गृह मंत्रालय, दूसरा होता है वित्त मंत्रालय और तीसरा होता है सामान्य प्रशासन विभाग। गृह मंत्रालय में जिसमें सारे पुलिस महकमा आपके पास में होता है, एसपी, आईजी, डीआईजी से लेकर के नीचे का जो दरोगा होता है, पुलिस का बंधु, वो सब आपके अधीन होते हैं। तो सारा पुलिस महकमा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा होता है वित्त मंत्रालय, सब आय व्यय, कहाँ कितना फंड देना, कहाँ किसको रोकना, कहाँ क्या करना, दूरदृष्टि। साथ ही ये जो कुल मिला के जो कलेक्टर होते हैं, वो कलेक्टर क्या कलेक्ट करते हैं, वो रेवेन्यू ही तो कलेक्ट करते हैं भाई। अंग्रेजों के ज़माने से ये जो नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, तो बाद में हम लोग दूसरा प्रकारांतर से बोलते हैं। सामान्य शब्द तो कलेक्टर ही है ना। कलेक्ट क्या करता, वो कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करता है। वो जो पैसा आता है, ये पैसा यहाँ से लेके शासन तक ऊपर जाता है, अर्थात वो गांव का जो पटवारी होता है, पटवारी से लेके और नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर से ऊपर तक फिर वो राजस्व सारा कुछ होता है और उसी अनुरूप योजनाएं बनती है। और इधर से सारे विभाग वित्त के अंतर्गत फिर वो लेन देन का जो अर्थ का मामला होता है वो होता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है वित्त मंत्रालय। तीसरा मंत्रालय होता है सामान्य प्रशासन विभाग। ये सामान्य प्रशासन के अंतर्गत
जो स्थानीय संस्थाएं जितनी होती हैं, जिसमें आपकी नगर पालिकाएं, नगर निगम, मैं कहता हूं कि नीचे तक की ग्राम पंचायत, ये वो सभी उसमें शामिल है एक तरीके से। तो ये जितने भी संस्थाएं हैं, स्थानीय प्रशासन, ये सभी उसके अंतर्गत आता है। तो इन सब के ऊपर एक मंत्री होता है जिसको सामान्य प्रशासन मंत्री बोलते हैं। तो ये 3 मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा मंत्रालय भी होता है, स्कूल शिक्षा मंत्रालय भी होता है, पीडब्ल्यूडी भी होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, दुनिया 20-25-50 मंत्रालय होते हैं। लेकिन बाकी बहुत सारे मंत्रालय तो काम जने को यूं ने नाम चतुर्भुज, एक ऐसी हमारे मालवीय निमाण में कहावत है कि कुछ तो ऐसे ही खाली वो प्रोटोकॉल उनको मिलता रहे, ऐसे मंत्रालय भी होते हैं। तो तो वो तो खाली खुश करने के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी ये 3 मंत्रालय अत्यंत, तो ये 3 मंत्रालयों में देवेंद्र फडणवीस जी के पास में जब वे उप मुख्यमंत्री थे उस समय गृह मंत्रालय भी था, और एकनाथ शिंदे जी के पास में इसी अनुरूप सामान्य प्रशासन मंत्रालय के बाकी कार्य जो उनके पास थे मुख्यमंत्री के साथ में, और इधर वित्त मंत्रालय अजीत जी के पास था, अजीत पवार जी के पास। अभी भी वित्त मंत्रालय अजीत पवार जी के पास ही जाना है। गृह मंत्रालय को लेकर के जो खींचतान इसीलिए चल रही थी इतनी, क्या है, देखिए गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में रहता है या बीजेपी के पास में रहता है, तो ये उचित ही है। कारण ये है कि जितने अपराधी हैं या अपराध करने वाले हैं, उन सबके लगाम उनकी जरा कसने के लिए ज़रूरी है कि बीजेपी और मुख्यमंत्री के पास में ये रहे, ये न्याय संगत है। इसलिए गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहे, क्योंकि 3 मंत्रालय हो गए ना, और सामान्य प्रशासन विभाग है वो एकनाथ शिंदे जी के पास चला जाए। इस तरीके से ये बंटवारा होना चाहिए। ये जो बीच में बहुत सारी जिद जैसे ठान ली थी गृह मंत्रालय को लेके, मुझे लगता है कि शायद एकनाथ शिंदे जी को वो जिद ठानना ही नहीं चाहिए थी। वो ठानने का मतलब ही होते हैं कि आपके मन में और कुछ है, सरकार चलाना, मिलजुल के चलाना। गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस जी के पास में था, तब भी आपके सम्मान में या आपकी व्यवस्था में या आपके योजनाओं के क्रियान्वयन में या आपकी रक्षा सुरक्षा या भविष्य की योजना के दृष्टिकोण से कोई कमी तो आनी नहीं थी। इसलिए अब जा करके ये मुझे लगता है आज भी, अभी तक भी थोड़ी हल्की सी खींचातान मन में अभी भी कुछ गिले शिकवे हैं एकनाथ शिंदे जी को। यह हो सकता है कि वो सामान्य प्रशासन विभाग के अलावा एक आध और कोई महत्वपूर्ण विभाग पीडब्ल्यूडी हो सकता है, वो ले लुआ ले। लेकिन ये धारणा अब राजनीति में खत्म होनी चाहिए कि मेरे को मलाईदार विभाग मिल गया। मलाईदार का मतलब है कि राजनीति में आप कुछ खाने खिलाने के लिए आए हो क्या? ये संदेश समाज में सही नहीं जाता। वो जमाने खत्म हो गए जब जनता इन पर ध्यान नहीं देती थी कि आप किस लिए राजनीति में हो। राजनीति में आप लग्जरी हथियाने के लिए, जनता के धन पर ऐश करने के लिए हैं या जनता की सेवा करने के लिए हैं? अगर जनता की सेवा करने के लिए हैं तो फिर आपको जो मंत्रालय दिया जाए, हाँ वाजिब आपके सम्मान के अनुकूल देना चाहिए, लेकिन उसके साथ में इस तरीके से बार्गेनिंग करना, मुझे वही चाहिए, इसका मतलब यह है कि वहाँ कुछ लड्डू पेड़े अलग हैं, वो संदेश सही नहीं जाता। हाँ, वो अपना बंधु अगर उसका बेजा इस्तेमाल करता है, गलत उपयोग करता है, तो आप बराबर अपने जो तीनों का एक फोरम बनेगा, उस फोरम में पालक मंत्री के नाते, एक पालक के नाते वहाँ पर बात उठाई जाए कि ये ऐसा तो ठीक नहीं हो, ऐसा होता भी नहीं। क्योंकि आप लोग पहले 2.5 साल तक बड़े बहुत अच्छे से काम कर चुके हो और जिसकी वाहवाही हुई है, और जनता ने आप तीनों पार्टियों के संयुक्त रूप को स्वीकार किया है। जैसे एक समय शिवसेना और भाजपा, वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे, मैं इनको जो उद्धव ठाकरे जी को तो शिवसेना का अध्यक्ष मानता भी नहीं था, क्योंकि वो उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे ही नहीं। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के जो सही उत्तराधिकारी है, भले वे रक्तज पुत्र नहीं है, उनको वो रक्त से उनका संबंध नहीं है, लेकिन विचार से संबंध है। बाला साहब ठाकरे के विचारों के अनुकूल अगर शिवसेना को गढ़ा है और पूरी पार्टी को अपने साथ लेके बढ़ा है, तो वो एकनाथ शिंदे भाई है। इसलिए अभी उनकी इमेज थोड़ी गड़बड़ा गई थी, पूरा इस तरीके से वो चल रहा था, तो मीडिया में भी सब जगह उनको लेके। लेकिन मैं अब भी ये कहता हूँ कि वो बहुत ही
बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ। वो ऑटो चलाते थे तो ज़मीन पर ऑटो चलता है। इनकी सरकार भी ज़मीन पर रह के चली है, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। एकनाथ शिंदे भाई, लोगों के बर्ग लाने में नहीं आना। आपका बेटा सांसद है श्रीकांत, है ना, श्रीकांत शिंदे, आपने बहुत अच्छा किया कि अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने न कोई आग्रह किया न कोई बात रखी। और आपके बेटा भी सुपुत्र है, उसने स्वयं ही मना कर दिया कि मैं इस रेस में नहीं हूं, मुझे न तो क्या केंद्रीय मंत्री बनाने की बात भी आई थी तो मैंने मना किया। न तो मुझे मंत्री बनना है और न ही उप मुख्यमंत्री बनना है, न तो केंद्र में मंत्री बनना है न यहां बनना है। यह एक सुलझे हुए दृष्टिकोण, अन्यथा तो एकनाथ शिंदे जी आपकी अवस्था भी उद्धव ठाकरे से बदतर हो जाती, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से पुत्र मोह में लग करके आदित्य ठाकरे जी के लिए लगे रहे, और परिणाम ये हुआ, परिणाम का दुष्परिणाम ये हुआ कि उनकी पार्टी खत्म हो गई, उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, उनका भविष्य खत्म हो गया। और आज के हालत में उनका नाम जब लेते हैं तो लोग बाग हिकारत भरी बात करना शुरू कर देते कि किसका नाम ले लिया। तो आज के हालत में एकनाथ शिंदे जी, आपने बाला साहब ठाकरे की परंपरा का निर्वाह ही नहीं किया है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी भाई एकनाथ शिंदे के लिए को देख करके प्रसन्न होती होगी कि मेरा वैचारिक पुत्र कोई है, एकनाथ शिंदे है, जिसने पूरी पार्टी को भी बचा लिया, मेरे विचार को बचा लिया। मैं दूसरी बात एक और भी कहना चाहूँ साथ साथ, देवेंद्र फडणवीस जी, आपके लिए भी कहना चाह रहा हूँ, एक भी लाइन, एक भी निर्णय ऐसा अब मत करना जो एकनाथ शिंदे जी ने किया और आप उसे दूसरी लाइन पकड़ो। 2-3 बड़ी बड़ी जो योजनाएं और बातें और निर्णय किए थे उन पर आपको भी चलना ही चाहिए। एक, गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है एकनाथ शिंदे सरकार ने, बीजेपी और आपकी एनसीपी और आपकी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी की, तो आप तीनों की सरकार जो चली है अभी 2.5 साल में, तो गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है। ये बहुत अच्छा कार्य किया। इस निर्णय की रक्षा करना देवेंद्र जी, और इस अनुकूल जो अनुषंगिक कानून बनना आवश्यक है वो बनाना। गौ माता को कोई एक वो केरल भी हम देखते हैं जहाँ पर गौ माता को हत्या करके और उसके मांस को इधर सड़क पर पका पका के बना के उन नीच दुरात्मा राक्षस लोग खाने का काम कर रहे हैं। और वहीं से प्रियंका जी अभी जीत के आई। सुनने में तो ये भी आया कि उनके वो जब जीती तो उनकी खुशी में कुछ लोगों ने गाय मार डाली। तो अजीब राक्षस लोग इस धरती पर पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन हम अगर महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बना दें, हम महाराष्ट्र को देवभूमि बना दें, हम महाराष्ट्र को सनातन का गढ़ बना दें, हम महाराष्ट्र को एक आदर्श राज्य बना दें, हम महाराष्ट्र को एक सबके लिए अनुकरणीय सनातन का आदर्श राज्य बना दें, जिसमें बाकी के सब राज्य भी उसके पीछे चलने का प्रयास करें, तो ये अद्भुत कार्य हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो समय है ये उनको शुभकामनाएं देने का भी है देवेंद्र जी के लिए। लेकिन देवेंद्र जी के कंधे पर आप बहुत जिम्मेदारियां, देवेंद्र जी आप पर सबकी निगाहें हैं, इसलिए एक भी निर्णय ऐसा मत करना कि जिससे संघ को लगे कि बेटा बाप से बड़ा हो रहा है क्या। जो कहीं लोकसभा चुनाव में जो नादानियां हुई, मैं एक शब्द बोलता हूँ, नादानियां हुई, जिसके तहत संघ के लिए भी बोल दिया गया था कि हम तो अभी संघ की आवश्यकता ही नहीं। और संघ ने महाराष्ट्र में किस तरीके से घर घर जाकर के और दीप जला दिया, सनातन का पुनः प्रज्वलित कर दिया। तो और हमारी माताओं बहनों ने जो झोलियां भर दी कमल के फूलों से पेटियों में, तो वो सब ये इसका ध्यान रखना है कि उनके साथ में चलना है। आपकी ये जो योजना है, इस योजना का निरंतर अनुपालन होना चाहिए, लाडली बहना और बाकी योजनाएं। लेकिन विकास के हेतु आपको पीछे कदम हटाने का प्रश्न ही नहीं होता। और गौ माता के लिए, हमारे साधु महात्माओं के लिए याद रखना, पालघर में जो दो निरीह बेचारे साधुओं को घेर घेर के मार डाला, वहीं पर उनकी आत्माओं को शांति और तभी मिलेगी जब उनके जो कातिल है, हत्यारे हैं, उनको पूरी सजा दिलवाइए। साथ ही सारे साधु संतों का सम्मान हो अपने राज्य में, इसका भी अनुपालन हो, सुख शांति रहे। स्मगलरों का और मर्डरों का
और हत्यारों का ये कहीं प्रभाव में आने वाला राज्य रहा है महाराष्ट्र, उस सबसे ऊपर लाना, क्योंकि अब गृह मंत्रालय भी आप ही के पास में रहना है, उसकी आपको चिंता करनी होगी। और सब मिलकर के एक ऐसा आदर्श राज्य महाराष्ट्र को बना दे कि सब कहे कि राज्य हो तो महाराष्ट्र जैसा। भारत माता की जय।